जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों बिल्कुल बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और साथियों, अभी भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छे प्रैक्टिस सेट का बुक बताइए जो कि एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करे। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्रेन पब्लिकेशन का बुक है, वॉल्यूम 2 का बुक है। इसमें टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो अगर आप लोग एग्जाम से पहले इन सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो ये बुक आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जिनको भी लेना है आप लोग क्लिक करके ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गोपाल, गोत्र, गोधूम या फिर डी गाय। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अच्छा देखिए, तद्भव शब्द होता क्या है? जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आता है उसे तद्भव बोला जाता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाय। ठीक है, गाय का संस्कृत क्या होता है? तो गो होता है, और इसको सबसे पहले हिंदी में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है गाय। ठीक है, तो जो संस्कृत का शब्द होता है उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वही कहलाता है तद्भव। और तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग इस क्लास टाइमिंग का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास टाइमिंग है, और ये जो क्लास टाइमिंग है शाम 7:30 बजे, ये रीजनिंग के लिए। ठीक है, ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि धन अपि बराबर क्या होता है? यद्यपि। एक एग्जाम में पूछा जाता है पावक का संधि विच्छेद। तो पावक का होता है पौ जोड़ अक। ठीक है, ये पावक का संधि विच्छेद है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हमने आपको बताया था तत्सम शब्द क्या होता है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है तत्सम। तो यहाँ पर तत्सम आपका कौन सा हो जाएगा? दमन। ठीक है, संस्कृत में दमन को इसी प्रकार दमन लिखा जाता है और हिंदी में भी दमन ही बोला जाता है। तो ये संस्कृत और हिंदी दोनों में एक ही जैसा लिखा जाता है, तो ये क्या है? तत्सम। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल आपके नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रादेशिक बताना है कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो सी ऑप्शन में जो प्रादेशिक लिखा गया है इसका ये सबसे शुद्ध रूप है, इसे ध्यान रखिएगा। विभावरी किसका पर्यायवाची है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा? पर्यायवाची से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो विभावरी किसका पर्यायवाची है? इसका आंसर है रात्रि का। ठीक है, रात्रि का और भी पर्यायवाची है, जैसे कि रजनी हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं रजनी हो गया, और रैन होता है, निशा भी होता है, ये सभी क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है। विरह का विलोम क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर क्या होगा? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए।
तो विरह का विलोम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका मिलन। ठीक है, ये इसका उल्टा है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? आंसर है जिज्ञासा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है? कुछ पाने की इच्छा। ठीक है, और आशा का मतलब किसी से उम्मीद रखना, इसे ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरे। डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। चलिए, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अधिकांश। ठीक है, अधिकांश विवाहित जोड़े। ठीक, ध्यान रखिएगा। लियो टॉल्स्टॉय का घर कहाँ है जिसे देखने के लिए लेखक गए थे? चलिए, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, बताइए। हिंदी साहित्य से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो लियो टॉल्स्टॉय का घर कहाँ है? रूस में अवस्थित था, जिसे देखने के लिए लेखक गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ये कहानी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बताइए, 11 के लिए आंसर क्या होगा? अब यहाँ से आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? आंसर है बिंबिसार। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने भी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार के पुत्र कौन थे? तो आप कहेंगे अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। ठीक है, क्रम को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? चलिए बताइए, क्वेश्चन 12 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, आंसर क्या होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जिसको सैडल पीक भी बोला जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, सैडल पीक अंडमान निकोबार में है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में स्थित है सैडल पीक। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? लगभग में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आइजनहावर। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? चलिए बताइए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये तो सभी को पता है, सुकुमार सेन। यहाँ पर लिख देते जो कि ऑप्शन ए में है, ये प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा के सुंदरम। ठीक है, के सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? याद कीजिए, हमने रात में प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है, सौरमंडल में 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, और वो है बुध तथा शुक्र। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला गर्म ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है शुक्र, जबकि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है।
लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? चलिए बताइए 18 के लिए आंसर क्या होगा? लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? आंसर है क्लार्क। कौन था? क्लार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्लार्क कौन थे? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। पूरा नाम है जेबी क्लार्क। आगे देखिए, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? चलिए बताइए 20 के लिए आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार कौन सा है? बताइए 20 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। ये क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो याद रखिएगा H.M. फाइनर ने। किसने? M.H. फाइनर ने, सॉरी H.M. फाइनर। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो आप कहेंगे तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन दूसरा युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? चलिए बताइए 23 के लिए आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर होगा कांग्रेस की जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूरत अधिवेशन। अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? चलिए बताइए 24 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमने आपको पहले भी बताया था, याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? चलिए बताइए 25 के लिए आंसर क्या होगा? पेशवा प्रथा जो है ये ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाजीराव द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाजीराव द्वितीय की बात करें तो मराठा महासंघ का ये अंतिम पेशवा था। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? चलिए बताइए 26 के लिए आंसर क्या होगा? राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो आप लोग कहेंगे कलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कलिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? बताइए 27 के लिए आंसर क्या होगा? और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर 27 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ चीन के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए बताइए 28 के लिए आंसर। तो परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते चलिए। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह जो है आदिवासियों को उनके भूमि संबंधी अधिकार दिलाने के लिए ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1872 में। ठीक है, याद रखिए कब, सॉरी 1782 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1782।
भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? आंसर है 1872 में। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन भारत में पूछे पहली बार 10 के आधार पर जनगणना कब होती है? तो 1881 में। किसके समय में? तो रिपन के समय में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे बोले कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? चलिए बताइए, अन्नपूर्णा योजना ये कब लागू किया गया था? तो देखिए, अन्नपूर्णा योजना जो है 1 अप्रैल 2000 को लागू किया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2000। ठीक है, पूरा डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2000। दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है? देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आंसर बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपना भारत के पास। ठीक है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? चलिए बताइए, आंसर क्या होगा? श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया अभिक्रिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्वसन एक जो है अपचायी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अपचायी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? आप कहेंगे पीतक झिल्ली। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पीतक झिल्ली। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? चलिए बताइए, आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉडरेटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मॉडरेटर से। ठीक है, और मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है आप लोग बताइए, तो देखते कौन इसका आंसर कर पाता है। नियंत्रक छड़ में तो आप सभी जानते हैं कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? आप कमेंट करके बताइए। हमने आपको पहले भी बताया है प्रैक्टिस सेट में। चलिए आगे देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 ये किससे संबंधित है? अच्छा बताइए, परमाणु संख्या 29 किस तत्व का होता है? आप कहेंगे कॉपर। आप क्या कहेंगे? कॉपर। तो कॉपर जो होता है किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक? तो आप कहेंगे कॉपर जो आता है ये आपका आता है डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? बताइए, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो याद रखिए कोलाइडीय घोल में। किसमें होता है? कोलाइडीय घोल में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अरस्तु को माना जाता है। डार्विन की बात करें तो साथियों इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा विटामिन है बताइए? तो आप कहेंगे ये है विटामिन के। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? तो अगर कहीं कटता है तो खून वहाँ पर जम जाता है, जिसके कारण खून बहना बंद होता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है और अगर शरीर में कहीं चोट लगता है या फिर कट लगता है तो खून जल्दी रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है विटामिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को बनाती है? बताइए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय से ही इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी
जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अच्छा, इंसुलिन के अधिक रिसाव से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया, ये अधिक रिसाव से, और कम रिसाव से मधुमेह। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? यानी दो दर्पण इस प्रकार आमने सामने हैं, समानांतर में, इसमें अगर बीच में कोई वस्तु को रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो आप कहेंगे अनंत बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। कितना बनेगा? तो अनंत बनेगा। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी गति, सभी ऑप्शन को देखिए। आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 1/4 हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर किसी चलती हुई वस्तु की गति को हाफ कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो 1/4 हो जाएगी। इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट आप लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। फल को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो आप कहेंगे एथिलीन का इस्तेमाल होता है फल को पकाने के लिए। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? आंसर है सोडियम। ठीक है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका सिंबल Na है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला था। किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली में। कहाँ पर? इटली में। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम। निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? आंसर है संविधान का संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इसके बारे में भाग 20 में बताया गया है। तो इसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो हमने पहले भी कई बार आपको बता रखा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। कहाँ पर? पुणे में। और किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। चलिए, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है? पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। तो आप लोग कहेंगे सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आंसर इसका बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।